पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को यूएसए ने अपने मिलिट्री डे परेड में ऑफिशियली इनवाइट किया है। कुछ दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की लीडरशिप की खुलेआम तारीफ करते नजर आए और यूएस सेंट्रल कमांड के आर्मी जनरल ने तो पाकिस्तान को टेररिज्म के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग यूएस पार्टनर तक कह दिया। लेकिन दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सब ऑपरेशन सिंदूर के सिर्फ एक महीने के अंदर ही हुआ है। याद रखिए, ये वही पाकिस्तान है जहां ओसामा बिन लादेन 9/11 जैसे सबसे बड़े टेररिस्ट अटैक का मास्टरमाइंड छुपा हुआ मिला था। तो अब सवाल उठता है कि क्यों यूएसए के लिए पाकिस्तान और इंडिया दोनों बराबर हो गए हैं? क्या यूएसए एक बार फिर पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है? इसके पीछे एक और वजह हो सकती है और वो है न्यूक्लियर वेपन्स। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और यूएसए चाहता है कि वो उन वेपन्स को ईरान जैसे देश तक ना पहुंचाए। इसलिए हो सकता है कि यूएस पाकिस्तान को अपीज कर रहा हो। आज दुनिया में केवल 9 ही ऐसे देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। यूएसए, रशिया, फ्रांस, यूके, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया। इनमें से यूएसए, रशिया, फ्रांस, यूके और चाइना ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स भी हैं, जिसे लोग P5 या बिग 5 भी कहते हैं। इन बिग 5 कंट्रीज का हमेशा से एक ही मकसद रहा है और वो है कि किसी नए देश के हाथ में न्यूक्लियर वेपन ना लगे। लेकिन फिर सवाल यह है कि इतनी इंटरनेशनल रेस्ट्रिक्शंस और प्रेशर के बावजूद पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल की तो कैसे की? इस क्वेश्चन का जवाब है अब्दुल कादिर खान, जिसे पाकिस्तान का न्यूक्लियर फादर भी माना जाता है। उन्होंने ही पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की नींव रखी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर बना, किस रास्ते से गुजरा और इसके पीछे की कहानी क्या थी। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्टूबर 1964, प्लेस लॉप नूर न्यूक्लियर टेस्ट साइट। चाइना के शिनजियांग वीगर ऑटोनोमस रीजन में एक बड़ा धमाका होता है और चाइना खुद को न्यूक्लियर पावर डिक्लेयर कर देता है। इस टेस्ट के तुरंत बाद एशिया के पावर डायनामिक्स बदलने लगते हैं और इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है इंडिया और पाकिस्तान पर। 24 अक्टूबर 1964 को इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन होमी भाभा ने भी ऑल इंडिया रेडियो पर एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो इंडिया न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता है। ये बात पाकिस्तान तक भी पहुंचती है और वहां के पावर सर्कल में भी बेचैनी बढ़ने लग गई। 1965 में एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट पैट्रिक किटले लिखते हैं, रावलपिंडी की इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज, स्पेशली डिफेंस मिनिस्ट्री, इस टेंशन में है कि कहीं एक दिन सुबह पाकिस्तान के लोगों को रेडियो दिल्ली से ये ना सुनना पड़े कि इंडिया भी अब एक न्यूक्लियर पावर बन चुका है। इस आर्टिकल में जुल्फिकार अली भुट्टो का वो आइकॉनिक कोट भी छापा था, अगर इंडिया के पास बॉम्ब आ गया तो हमें चाहे घास खाकर रहना पड़े, लेकिन अपना बॉम्ब बनाना ही पड़ेगा या कहीं से लेना पड़ेगा। फिर आया 1971 का बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। पाकिस्तान इंडिया से वॉर हार गया और 2 टुकड़ों में बट गया। ईस्ट पाकिस्तान अब बांग्लादेश बन चुका था। इस डिफीट के बाद भुट्टो और भी स्ट्रांगली कन्विंस्ड हो गए कि पाकिस्तान को अब न्यूक्लियर डेटरेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है एट एनी कॉस्ट। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि पाकिस्तान के पास ना टेक्निकल मैन पावर था, ना रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। उन्होंने यूके, बेल्जियम, फ्रांस और कनाडा जैसे देशों से हेल्प लेने की पूरी कोशिश की। शुरुआत भी हुई, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर और सेफगार्ड्स की वजह से इन देशों ने पाकिस्तान की मदद करने से साफ साफ मना कर दिया। फिर आया वो दिन जो पाकिस्तान के लिए नाइटमेयर से कम नहीं था। 18 मई 1974, जब इंडिया ने राजस्थान के पोखरण में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कर डाला। Our Pokhran test is successful. इस टेस्ट का कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा और इसी टेस्ट के साथ इंडिया अब एक न्यूक्लियर पावर बन चुका है। और इसी डेवलपमेंट के बाद पाकिस्तानी साइंटिस्ट अब्दुल कादिर खान, जो उस वक्त नेदरलैंड्स के एक न्यूक्लियर फैसिलिटी में काम कर रहे थे, उन्होंने पीएम भुट्टो को एक डिटेल्ड लेटर लिखा
जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के लिए यूरेनियम बेस्ड न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का प्रपोजल दिया। और यहीं से शुरू होती है पाकिस्तान के न्यूक्लियर जर्नी की असली कहानी। AQ खान, द आर्किटेक्ट ऑफ पाकिस्तानी न्यूक्लियर पावर। AQ खान एक डच कंपनी FDO में एम्प्लॉयड थे जो यूरेनको के लिए काम करती थी। यूरेनको 3 यूरोपियन कंट्रीज का एक जॉइंट वेंचर था जो यूरेनियम एनरिचमेंट में स्पेशलाइज था। यहीं से खान ने टॉप सीक्रेट न्यूक्लियर एनरिचमेंट से जुड़ी इंफॉर्मेशन जैसे ब्लूप्रिंट्स और सप्लायर्स की लिस्ट चोरी की और पाकिस्तान चले गए। आगे चलकर यही चुराई हुई इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम की फाउंडेशन बनी। पाकिस्तान पहुंचकर उन्होंने PAEC के मुनीर अहमद खान के साथ काम किया और बाद में भुट्टो के सपोर्ट से उन्होंने अपनी अलग रिसर्च फैसिलिटी शुरू की जिसका नाम खान रिसर्च लैबोरेटरीज रखा गया। इसी लैब में पाकिस्तान का पहला सक्सेसफुल सेंट्रीफ्यूग प्रोग्राम डेवलप हुआ जिसके बेसिस पर पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया। 1990s के अर्ली फेज में चाइना ने भी पाकिस्तान की भरपूर मदद की। उन्होंने पाकिस्तान को अपना टेस्टेड न्यूक्लियर बॉम्ब का ब्लूप्रिंट दिया और वेपन्स ग्रेड यूरेनियम भी सप्लाई किया। ऐसा करने के पीछे चाइना का एक ही मकसद था और वो था न्यूक्लियर पावर में इंडिया को पाकिस्तान के थ्रू काउंटर करना। खैर, चाइना के अलावा USA की पॉलिसी भी इसी पूरी कहानी में क्रूशियल रही। USA ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए पहले कुछ खास नहीं किया और इसकी पहली वजह ये थी कि उन्होंने पाकिस्तान की कैपेबिलिटी को अंडर एस्टिमेट किया और दूसरी वजह ये थी कि पाकिस्तान सोवियत अफगान वॉर के दौरान उनका एक मजबूत अलाय था। USA ने अपनी अलायंस को कभी रिस्क में नहीं डाला और बार बार आंखों के सामने साफ साफ सबूत होने के बाद भी उन्हें अनदेखा करता रहा, जबकि पाकिस्तान US की मिलिट्री फंडिंग का यूज करके न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में लगातार जुटा हुआ था। AQ खान की चोरी के बारे में 1975 में ही CIA को पता चल गया था, लेकिन US ने पॉलिटिकल रीजन का हवाला देकर इस पर कभी कोई एक्शन नहीं लिया। वहीं दूसरी ओर नेदरलैंड्स ने उन्हें गिल्टी पाया, लेकिन कोर्ट फाइल मिस्टीरियसली गायब हो गई और केस को ड्रॉप कर दिया गया। तब तक पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्लान की भनक इंडिया के सिक्योरिटी एजेंसीज को लग चुकी थी और इसे रोकने के लिए 1980 में इंडिया और इजराइल ने मिलकर पाकिस्तान के न्यूक्लियर फैसिलिटी काहूटा पर जॉइंट अटैक लॉन्च करने का प्लान तक तैयार किया। इसमें एक स्क्वाड्रन इजरायली एयरक्राफ्ट सीक्रेटली इंडिया के गुजरात स्टेट के जामनगर एयरबेस पर डिप्लॉय भी कर दिया गया। उनका प्लान था कि इजरायली प्लेन्स पाकिस्तानी रडार से बचते हुए काहूटा न्यूक्लियर फैसिलिटी पर बम्बारमेंट करके उसे तबाह कर देगा और जम्मू कश्मीर के रास्ते से एग्जिट कर जाएंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अटैक से कुछ ही घंटों पहले पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी IAI को इस बात की भनक लग गई और इंडिया और इजराइल को इस प्लान को अबंडन करना पड़ा। इस तरह ये ऑपरेशन, जो हमेशा के लिए पाकिस्तान के न्यूक्लियर एम्बिशंस को डिरेल कर सकता था, कामयाब ना हो पाया। 1987 तक पाकिस्तान के पास एक क्रूड रेडी टू डिलीवर न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार हो चुका था। फिर 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के रास्को माउंटेन रेंज में 5 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर बॉम्ब्स टेस्ट किए। ये उनका पहला सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट था और इसके बाद पाकिस्तान दुनिया का नया न्यूक्लियर आर्म नेशन बन गया। पाकिस्तान के ये टेस्ट्स इंडिया के रिस्पॉन्स में थे, जिन्होंने 1998 में पोखरण में अपने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। USA ने पाकिस्तान पर अपना प्रेशर बनाए रखा कि वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम को रोल बैक करे, लेकिन इसमें कुछ खास सक्सेस नहीं मिला। US की ड्यूअल पॉलिसी का रिजल्ट ये हुआ कि साउथ एशिया में आज 2 न्यूक्लियर पावर्स हैं, एक इंडिया तो दूसरा पाकिस्तान, जिनके बीच मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट्स हो चुके हैं और एस्केलेशन का रिस्क हमेशा बना रहता है। पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाने के बाद AQ खान ने ब्लैक मार्केट का एक ग्लोबल नेटवर्क बनाया जिसमें ईरान, लीबिया और नॉर्थ कोरिया को इल्लीगल तरीके से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेल कर दी गई। 2004 में AQ खान ने टीवी पर आकर कन्फेस भी किया कि उन्होंने न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन में हिस्सा लिया था। इसके बाद उन्हें हाउस अरेस्ट में डाल दिया गया। आज पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और उसका लिंक लश्कर-ए-तैयबा जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ होने के कारण ये एक सीरियस ग्लोबल थ्रेट बन चुका है। इंडिया के पास एक डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है जिसके अकॉर्डिंग इंडिया नो फर्स्ट यूज पॉलिसी फॉलो करता है।
लेकिन पाकिस्तान की पॉलिसी है फर्स्ट यूज। तो पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन्स कब और कैसे यूज करे इसका डिसीजन अपने हिसाब से लेता है, चाहे उस पर न्यूक्लियर अटैक हुआ हो या नहीं। पाकिस्तान ने ओपनली ये भी कहा है कि जरूरत पड़ी तो वो इंडिया पर पहले न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। रिस्क मैनेजमेंट, न्यूक्लियर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और इसी वजह से इंडिया पाकिस्तान की सिचुएशन इतनी कॉम्प्लेक्स है। किसी भी दूसरे न्यूक्लियर पावर के बीच ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली एक दूसरे के बॉर्डर पर हो और साथ ही उनका रिश्ता इतना हॉस्टाइल भी हो। दोनों देशों का एक लंबा इतिहास है जहां वो कई बार जंग लड़ चुके हैं। न्यूक्लियर बॉम्ब्स बाकी सभी हथियारों से बिल्कुल अलग होते हैं क्योंकि इनका पोटेंशियल डैमेज का स्केल इतना बड़ा होता है कि ये दोनों देशों को तबाह कर सकते हैं और दोनों की तरक्की के चांसेस को बहुत लंबे समय के लिए खत्म कर सकते हैं। पाकिस्तान के बारे में एक बात कही जाती है, पाकिस्तान इज लाइक ए मैड चाइल्ड विद अ गन। आज इसका अंजाम सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भुगत रही है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।